दोस्तों नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता जी की। आज मैं आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। यह हमारी जानकारी है परमार पंवार राजवंश की उत्पत्ति से संबंधित। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि जो परमार पंवार राजवंश है वह राजपूतों की जो 36 कुल हैं, जो वंश हैं, उनमें से एक राजवंश रहा है। अब राजपूत जो वर्ण शब्द है वह मूलतः आया है क्षत्रिय से। पहले प्राचीन काल में हम देखते हैं, पुराणों में हम देखते हैं, गीता में हम देखते हैं, तो राजपूत शब्द राजन्य के रूप में हमारे सामने आता है। और इसी राजन्य से हम देखते हैं कि बाद में राजपुत्र शब्द की व्युत्पत्ति हुई है और राजपुत्र के बाद में राजपूत शब्द रूढ़ हो गया है समाज में। गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण जिस शब्द का उपयोग करते हैं अर्जुन को अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए, वह है क्षत्रिय शब्द। और उस एक जो श्लोक है, उस श्लोक में वे क्षत्रिय की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए अर्जुन को समझाते हैं। वो कहते हैं शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्ध चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। अर्थात शूरवीरता, तेज, प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के कार्यों में सहयोग करना और कभी भी युद्ध से या प्रतिकूल परिस्थितियों से भागना नहीं, परंतु अपितु संघर्ष करना, यह क्षत्रिय के सब स्वाभाविक जन्मजात कर्म है। जो व्यक्ति इनको करता है वह क्षत्रिय के गुणों से युक्त माना गया और ये क्षत्रिय शब्द की परिभाषा के रूप में ग्रहण करते। उसके बाद में यद्यपि सिंह शब्द राजपूतों के साथ पूर्व से ही लगना प्रारंभ हो गया था, ईसा के पूर्व से ही, लेकिन 9वीं 10वीं शताब्दी में जाकर क्षत्रिय के लिए राजपूत शब्द रूढ़ हो गया। इसका भी सभी कई इतिहासकारों ने एकमात्र कारण ये बताया है कि पूर्व काल में 4 वर्ण थे, जातियां नहीं थी, वर्ण थे, और पूरा समाज इन 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण वर्ग क्या करता था? शिक्षा प्रदान करता था। हमारे वैदिक कर्मकांड जो होते थे, धार्मिक क्रियाकलाप जो होते थे, उनको संपन्न करवाता था। और क्षत्रिय वर्ग जो रहता था वो समाज की, देश की रक्षा करता था, सुरक्षा करता था। अब ये जब हमारे यहाँ विदेशी आक्रमण नहीं हुए तब एकमात्र क्षत्रिय वर्ण ही इसके लिए आरूढ़ था। लेकिन हम देखते हैं कि ईसा के पूर्व से लेकर ही हमारी धरती पर, भारत भूमि पर आक्रमण होना शुरू हो गए। पहले आक्रमण शकों के माध्यम से हुए, हुणों के माध्यम से हुए, और कालांतर में हम देखते हैं कि मुस्लिम आक्रांता 7वीं 8वीं शताब्दी में भारत भूमि पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। और कई जगह पर उसके बाद में ये मुस्लिम शासक स्थापित हो गए थे। इन मुस्लिम शासकों को से अपने आप को अलग दर्शाने के लिए या तो स्वयं ने इस राजपूत शब्द को अपने लिए उचित समझा, या ब्राह्मणों ने फिर इनको दूसरे वर्ग से, शासक वर्ग से अलग दर्शाने के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। अब आपको सबको मालूम है कि मुख्य राजपूत जो राजवंश रहते हैं वो सूर्यवंश है, चंद्रवंश है, अग्निवंश है, ऋषिवंश है, नागवंश है और भूमि वंश भी एक माना गया है। इसलिए पृथ्वीराज राजस्व में चंद्रबरदाई ने एक जो दोहा लिखा था, एक श्लोक लिखा था, उसी को बाद में सभी लोगों ने कोट किया है
कि 10 रवि से 10 चंद्र से 12 ऋषि प्रमाण 4 हुतासन यज्ञ से यह 36 कुल झान। 10 रवि से जो सूर्यवंश की है वो 10 शाखाएं, चंद्रवंश की है वे भी 10 शाखाएं, और 12 शाखाएं जो है राजपूतों की वे है ऋषि वंश से, और 4 हुतासन, 4 जो अग्निवंश से उत्पन्न हुए हैं वे आप सबको मालूम है, चौहान है, परमार पंवार है, प्रतिहार परिहार और चालुक्य या सोलंकी। तो एक तो हमारा ये हुआ कि परमार पंवार एक जाति न होकर, एक अलग से समाज न होकर राजपूतों के 36 कुलों का एक अंग, एक भाग, एक ब्रांच या एक शाखा है। अब कई जगह ये इस प्रकार की भ्रांति व्याप्त हो गई है कि परमार पंवार एक जाति है या एक समाज बन गया है। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि कुछ समय जब परमार पंवार राजवंश मालवा में स्थापित हो गया, या मालवा के बाहर भी जो परमार पंवार राजवंश था, उस राजवंश का कालांतर में क्या हुआ कि विस्थापन हुआ। इस बात पे अपन आगे आएंगे। और ये विस्थापन हम देखते हैं कि पहला विस्थापन जो था वो जो सिंधु नदी के किनारे था, जो आज का पंजाब का क्षेत्र है जहाँ सरस्वती नदी कभी बहा करती थी, वहाँ से पहला विस्थापन हुआ, और वह हुआ सिकंदर के आक्रमण के बाद। ठीक है। और सिकंदर के आक्रमण के बाद क्या हुआ कि उसके बाद मौर्य साम्राज्य स्थापित हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य उस स्थान पे या भारत के अधिकांश भूभाग पे मौर्य साम्राज्य स्थापित हो गया था। और चाणक्य ने क्या किया था कि सभी जो उस समय के राज्य थे उनको एक समन्वित राष्ट्र के रूप में एकीकरण किया था। लेकिन वहाँ से जो कुछ जातियाँ थी, जो वंश थे राजपूतों के, जिसमें मालवगण भी प्रमुख था और अनेक दूसरी वंश के लोग थे, उन्होंने वहाँ से विस्थापन किया। और यह विस्थापन संभवतः आबू पर्वत से होते हुए राजस्थान और राजस्थान से मालवा में आए, जिसके बारे में हम आगे चर्चा अभी करेंगे। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि परमार पंवार राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई। अब मेरी तो ये मान्यता है कि जैसे अन्य राजवंशों की उत्पत्ति हुई है, वैसे ही परमार पंवार राजवंश की भी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है। अभी तक जितनी भी वंशावलियाँ मेरे पास में आई है, उन वंशावलियों में अधिकांश में सब ब्रह्मा जी से ही इस वंश की उत्पत्ति मानी गई है। अब हम आते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है अग्निवंश से संबंधित, और अग्निवंश से संबंधित घटना में जो प्रमुख रूप से इतिहास में, पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में जो प्रचलन में आया वह है कि आबू पर्वत पर यज्ञ हुआ था। वशिष्ठ मुनि ने यह यज्ञ संपन्न कराया था, और वहाँ से 4 वंश की उत्पत्ति हुई है। चौहान, परमार पंवार, परिहार और सोलंकी, जिन्हें हम चालुक्य भी कहते हैं। अब ये जो अग्निकुंड है, यह अग्निकुंड वर्तमान में सिरोही जिले में, राजस्थान के सिरोही जिले में आबू पर्वत है। उस आबू पर्वत पर गोमुख है, और गोमुख पे नीचे वशिष्ठ आश्रम है, जहाँ आज भी अग्निकुंड विद्यमान है। अब यहाँ पर जो है उत्पत्ति संबंधी धारणा, उसमें भी 2-3 प्रकार की मान्यताएं प्रचलन में है। पहली मान्यता तो ये है कि वशिष्ठ की जो गाय है नंदिनी, उसको विश्वामित्र हरण करके ले गए थे। उस नंदिनी गाय को पुनः प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया, और उस यज्ञ से 4 क्षत्रिय राजपुत्र उत्पन्न हुए, और उन्होंने विश्वामित्र से युद्ध किया, और वो नंदिनी गाय पुनः लाकर वशिष्ठ मुनि को सौंपी।
एक घटना तो ये है। दूसरी घटना है परशुराम जी से जुड़ी हुई है कि परशुराम जी ने हैवंशी जो था कार्तवीर अर्जुन, उसने परशुराम जी के पिता जमदग्नि का सिर काट डाला था। इससे परशुराम जी बहुत कुपित हुए थे, क्रोधित हुए थे और उन्होंने हैवंशी क्षत्रियों का 21 बार संहार किया था। 21 बार जो संहार हुआ था वह क्षत्रिय सभी क्षत्रियों का नहीं हुआ था, हैवंशी क्षत्रियों का हुआ था। और उस घटना से परशुराम जी ने क्या करा कि जब हैवंशी से राज्य ले लिया तो वो राज्य ब्राह्मणों को दिए, लेकिन कालांतर में ब्राह्मण उस साम्राज्य को संभालने में सक्षम नहीं रहे और वह शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त होने लग गई। तब पुनः जो वशिष्ठ मुनि के जो उत्तराधिकारी होंगे या वशिष्ठ मुनि होंगे, उनके नेतृत्व में आबू पर्वत पे यज्ञ हुआ और पुनः 4 क्षत्रिय जो राजवंश थे, जिनको हम 4 अग्निवंशी कहते हैं, उनकी व्युत्पत्ति हुई। वे राजपुत्र उत्पन्न हुए और उनको वापिस ये राज्य दिलवाए गए। अग्निकुंड पे आज भी वो श्लोक विद्यमान लिखा है और वही जो हमारे आज गादीपति हैं वशिष्ठ आश्रम के, ये हमारा सौभाग्य है कि आज भी वह परंपरा, वशिष्ठ आश्रम की परंपरा, गादी की परंपरा हजारों वर्षों के उपरांत भी आज भी विद्यमान है। और वहाँ पे श्री श्री 108 श्री भक्तवत्सल शरण जी महाराज आज उस गादी पर विराजमान है। उन्होंने भी अर्बुद पर्वत और अग्निवंश पे लेके एक छोटी पुस्तिका लिखी जिसमें लिखा है कि अनल कुंड से उपजे चारों राजकुमार, ही विधि वहनी वंश भाव छत्र जाति विस्तार। यानी कि अनल कुंड से उपजे, अग्नि कुंड से जिनकी उत्पत्ति हुई वे 4 राजकुमार थे। यही विधि वहनी वंश भाव, वहनी मन अग्नि से जो वंश उत्पन्न हुआ और किसके लिए हुआ, छत्र जाति विस्तार, क्षत्रिय जाति की विस्तार के लिए, न कि परमार पंगड़ जाति की विस्तार के लिए। क्षत्रिय जाति के विस्तार के अंतर्गत ये 4 वंश थे, ये भी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। कैसे, विष्णु तेज ते चौहान भया, इंद्र अंश परमार, शिव ते सोलंकी भया, अस तेवा प्रतिहार। विष्णु के तेज से जो उत्पन्न हुए वो चौहान, इंद्र के अंश की जो उत्पन्न हुए या इंद्र के अंश की जिसमें अधिकता थी वे परमार थे, और शिव थे सोलंकी भय, शिव अंश से सोलंकी, और अज ब्रह्मा के अंश से जो उत्पन्न हुए वे प्रतिहार थे। तो इस प्रकार से ये पौराणिक और धार्मिक एक मान्यता है 4 अग्निवंशजों की उत्पत्ति की। अब मैं आता हूँ इसके ऐतिहासिक कालखंड पर, इसके ऐतिहासिक पक्ष पर। ये युद्ध या ये जो घटना है ये कब हुई होगी? अधिकांश इतिहास में इस बात पे जोर दिया गया है और हम भी देखते हैं कि हमेशा क्रिया की प्रतिक्रिया इस पूरे सृष्टि में विद्यमान होती है। कोई भी क्रिया होगी उसकी प्रतिक्रिया या तो सकारात्मक होगी या उसकी प्रतिक्रिया नकारात्मक होगी। अब हम देखते हैं कि वैदिक काल में हिंसा बहुत बढ़ गई थी और ये हिंसा किस प्रकार की थी? ये हिंसा थी बलि के रूप में। यज्ञ में बलि बहुत अधिक देने का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। ब्राह्मण लोग भी उसमें यज्ञ में बलि देने के लिए क्षत्रियों को तैयार करते थे, उनको प्रेरित करते थे और इसके कारण से हिंसा, जीव हिंसा बहुत प्रारंभ हो गई थी। उस जीव हिंसा को रोकने के लिए, उस जीव हिंसा से समाज को बचाने के लिए हम देखते हैं कि 2 धर्म अहिंसा के ऊपर आधारित हुए और 2 धर्म इस समाज में प्रचलन में आए। एक था जैन धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। इन दोनों धर्मों में हम देखते हैं कि मुख्यतः अहिंसा को प्रमुख रूप से स्वीकार किया गया है कि अहिंसा कभी न हो, किसी भी प्रकार के जीव की हिंसा न हो, यानी कि अहिंसा का प्रचलन बहुत अधिक हुआ, हिंसा को इन्होंने नकारा। लेकिन इस अत्यधिक अहिंसा के प्रचार से ये हुआ कि जो क्षत्रिय जो जाति थी, जो 36 राजवंश के लोग थे, उन्होंने युद्ध को भी एक हिंसा मान लिया। जबकि कृष्ण ने स्पष्ट कहा है
कि युद्ध में जो हिंसा होती है उसे हिंसा नहीं कहा जाता। वो हमारी जाति, हमारे धर्म, हमारे समाज को बचाने के लिए हिंसा होती है उसमें। लेकिन ये जो था बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रभाव से इन सभी लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए थे और अहिंसात्मक रूप से जीवन यापन करने लग गए थे। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारी सीमाएं जो थी, भारतवर्ष की सीमाएं, इन सीमाओं पर लगातार आक्रमण होने लग गए। कभी शकों के आक्रमण हुए, कभी हुणों के आक्रमण हुए और कभी बाद में मुस्लिम आक्रमण होने लग गए। तब क्या हुआ? तब अशोक के शासनकाल में, जैसा कि भविष्य पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि चंद्रगुप्त का पुत्र बिंबिसार हुआ। उसने भी पिता के समान राज्य किया। उसका पुत्र अशोक हुआ। उसी समय कान्यकुब्ज देश का ब्राह्मण आबू पर्वत पर चला आया और उसने विधि पूर्वक ब्रह्महोत्र किया। वेद मंत्रों के प्रभाव से यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, प्रमर, परमार, सामवेदी। ये सामवेदी थे परमार। चप, हानि या चौहान ये कृष्ण यजुर्वेदी थे। त्रिवेदी गहरवाल शुक्ल यजुर्वेदी थे और परिहारक अर्थवेदी थे। ये सब ऐरावत कुल के उत्पन्न गजों पर आरूढ़ हुए थे। और आगे भविष्य पुराण में ये कहता है कि अवंत में परमार राजा हुआ। उसने 4 योजन विस्तृत अंबावती नामक पुरी में स्थित होकर सुखपूर्वक जीवन यापन किया, अर्थात उसने राज्य किया। अब भविष्य पुराण के अनुसार हम देखते हैं तो यह जो यज्ञ है आबू पर्वत पर, ये यज्ञ होता है जो अशोक के पुत्रों को काल है वह 332 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व के मध्य ये यज्ञ हुआ होगा। लेकिन इसके साथ ही एक और जो तथ्य सामने आता है वह है प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद ने मौर्य काल और गुप्त काल पर बहुत नाटक लिखे हैं और उनका जो प्रसिद्ध नाटक है चंद्रगुप्त मौर्य, उस चंद्रगुप्त मौर्य की भूमिका उन्होंने कई वर्ष पूर्व लिख दी थी। और जयशंकर प्रसाद एक नाटककार, कवि होने के साथ साथ अच्छे एक इतिहासकार भी थे और विशेषकर मौर्य और गुप्त काल के लिए। उन्होंने कहा कि यह जो आबू पर्वत पर यज्ञ हुआ था, यह यज्ञ 200-250 ईसा पूर्व नहीं हुआ था। यह यज्ञ हुआ था 800 ईसा पूर्व। और इस यज्ञ को उन्होंने नाम दिया था धर्म क्रांति। और उस समय प्रसाद जी के अनुसार जो जैन तीर्थंकर थे वे थे पार्श्वनाथ विद्यमान थे। कौन? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, उनके समय ये यज्ञ आबू पर्वत पे हुआ और जिसे धर्म क्रांति का नाम दिया गया। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आबू पर्वत पे जिन 4 क्षत्रिय राजवंशों की उत्पत्ति हुई है वह वेदादि धर्म के प्रचार या प्रसार के लिए हुई है। ठीक है, इस प्रकार से ये आबू पर्वत वाली जो घटना मैंने आपको बताई है। अब प्रश्न उठता है कि यह जो आबू पर्वत पर ही यज्ञ क्यों हुआ? अब उसके जो परिप्रेक्ष्य में बहुत ही अच्छा एक शोध कार्य हुआ है और वह करा है स्वर्गीय गणपत सिंह जी चितलवाना ने। चौहान वंश के थे और उन्होंने भी अपनी 2-3 पुस्तकें, 4 पुस्तकें लिखी है। और उन्होंने बताया है कि उस समय आबू पर्वत पर या आबू पर्वत के आसपास जो राजवंश थे वे राजवंश, उन राजवंशों की जो राजधानियां थी वो उस अर्बुद मंडल के अंतर्गत थी। उसे उस समय अर्बुद मंडल नाम दिया गया है, जिसमें बताया है कि प्रतिहार जो थे वो वसंतगढ़ में स्थापित थे। सोलंकी जो थे उस समय आबू पर्वत पे होंगे। परमार थे, उनकी राजधानी चंद्रावती रही। और देवड़ा जो थे सिरोही के आसपास थे। जबकि बाहरी जो राजवंश थे उस समय अर्बुद मंडल में वे थे राठौर हतुंडी में और गुहिल आघाट क्षेत्र में थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो राजवंश उस समय अर्बुद मंडल के अंतर्गत, जिनकी राजधानियां अर्बुद मंडल के अंतर्गत थी, उन्हीं राजवंशों के प्रमुखों ने उस समय अग्निकुंड जो आबू पर्वत पे है वहाँ पे भाग लिया होगा। उन्हीं के नेतृत्व में वो यज्ञ संपन्न हुआ होगा। और
उस समय जो वशिष्ठ आश्रम पे गोमुख पे जो गादीपति होंगे उन्होंने उस यज्ञ को संपन्न करवाया होगा और उन्हें शपथ दिलवाई होगी कि आज सब तुम अहिंसा का मार्ग त्याग कर देश धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाओ और समाज की रक्षा करो। अब हम देखते हैं कि इस घटना को, यज्ञ वाली जो घटना है, उसके बारे में प्रसाद जी ने बहुत ही अच्छा एक सेंटेंस, एक वाक्य पूरा लिखा है कि ईसा के 800 वर्ष पूर्व बड़ी घटना भारतवर्ष में हुई जिसने भारतवर्ष में राजपूत जाति बनाने में एक बड़ी सहायता दी। यहाँ गौर करिए आप, क्या कहा उन्होंने कि 800 ईसा के 800 वर्ष पूर्व बड़ी घटना भारतवर्ष में हुई जिसने भारतवर्ष में राजपूत जाति बनाने में बड़ी सहायता दी और समय समय पर उन्हीं राजपूत स्त्रियों ने बड़े बड़े कार्य किए। उन राजपुत्रों की 4 वंशों में प्रमुख परमार वंश था और जहाँ तक इतिहास पता देता है उन लोगों ने भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में, किसने, परमारों ने फैलकर नवीन जनपद और अक्षय कीर्ति उपार्जित की। धीरे धीरे भारत के श्रेष्ठ राजन्य वर्गों में इनकी गणना होने लगी। यद्यपि इस कुल की भिन्न भिन्न 35 शाखाएं, 35 शाखाएं थी उस समय भी, प्रसाद जी के समय भी, पर सर्वप्रधान और लोक विस्तृत मौर्य नाम की शाखा हुई। यानी कि परमार पंवार राजवंश था, उसमें मौर्य वंश भी समाहित था, यानी मौर्य वंश अलग से नहीं था, या मौर्य वंश से परमार पंवार राजवंश की उत्पत्ति नहीं हुई है, परमार पंवार राजवंश से मौर्य वंश की उत्पत्ति हुई है। इस संदर्भ में राजपूत वंशावली जो ईश्वर सिंह जी मडार ने लिखी है वो भी इस घटना का समर्थन करते हैं, लेकिन वो ऐतिहासिक रूप से इसका समर्थन करते हैं। वे कहते हैं जब देश में बौद्ध और जैन धर्म प्रचारकों ने अहिंसा का प्रचार प्रसार करना शुरू किया तो इसका लाभ विदेशी आक्रांताओं जैसे कुषाण, शक, सातवान आदि जातियों ने उठाया और भारत देश पर एक के बाद एक आक्रमण करने लगे। ऐसे अवसर पर वशिष्ठ पीठ के उत्तराधिकारी ऋषि, ध्यान दीजिए कि वशिष्ठ पीठ के उत्तराधिकारी ऋषि ने उस समय के 4 सशक्त क्षत्रिय राजपूतों, चौहान, परमार, सोलंकी और परिहार, जो कि उसी क्षेत्र के शासक थे, उनका एक संघ बनाया था। इन 4 वंशजों ने विदेशी आक्रांताओं को यहाँ से खदेड़कर पुनः शांति स्थापित की। उपयुक्त मत के संदर्भ में यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो स्पष्ट होता है कि उस समय मंडोर, जो जोधपुर, आज के जोधपुर में मंडोर समाहित हो गया है, भिनमाल तथा उसके निकटवर्ती गुजरात के क्षेत्र में पर परिहार थे, परिहारों का शासन था। यह कौन कह रहे हैं? ईश्वर सिंह मडार कह रहे हैं, राजपूत वंशावली के। गुजरात के कुछ दूसरे क्षेत्रों पर सोलंकी, जिन्हें हम चालुक्य भी कहते हैं, राजवंश का शासन था। अजमेर तथा शाकंभरी पर चौहानों तथा मालवा जो चौहानों का शासन था, शाकंभरी और अजमेर के आसपास, तथा मालवा जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, यानी राजस्थान जो आज का राजस्थान उसका कुछ क्षेत्र उस समय मालवा के अंतर्गत आता था, गुजरात का भी कुछ क्षेत्र आता था और मध्य प्रदेश का तो था ही सही। वहां पर परमार पंवार क्षत्रिय राजपूतों का शासन था। यह सारा क्षेत्र ही भारत का सीमांत क्षेत्र था और यहीं पर हूण, शक आदि जातियां मिलकर आक्रमण किया करती थी। अतः इन सब ने मिलकर एक संघ बनाया और मिलजुल कर देश की रक्षा करी शत्रुओं से। यह संघ ठीक उसी प्रकार का था जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। उसी प्रकार इन 4 वंशों ने भी अग्नि को साक्षी मानकर देश धर्म की रक्षा का व्रत लिया। इसी प्रकार साधारण लोगों ने अग्निवंशी कहना शुरू किया। ये ईश्वर सिंह जी मडार ने भी राजपूत वंशावली में अपना मत व्यक्त किया है कि देश धर्म की रक्षा के लिए इन 4 राजपूत राजवंशों ने एक संघ बनाकर शपथ ली कि हम देश की रक्षा करेंगे। ये संक्षिप्त में मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से आबू पर्वत पर 4 राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति हुई है। अब इस संदर्भ में एक और प्रमुख जो लेखक और कवि हुए हैं और उन्होंने इतिहास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है, वे है कवि रामधारी, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी तात्कालिक समाज के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, और वह है संस्कृति के 4 अध्याय। उस संस्कृति के 4 अध्याय
के पहले ही अध्याय जो है उसके पृष्ठ 150 पर बहुत ही तार्किक विश्लेषण लिख किया है उन्होंने। वो लिखते हैं कि वैदिक धर्म की इस संशोधित और नवीन स्वरूप का समय गुप्त काल माना जाता है। अधिकांश मान्यता प्रचलन में यह है कि गुप्त काल के समय ही आबू पर्वत पे यज्ञ हुआ होगा, या आबू पर्वत पे यज्ञ होने के पश्चात इन 4 क्षत्रिय राजवंशों की उत्पत्ति हुई होगी, या उन्होंने शपथ ली होगी देश धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन दिनकर जी भी कहते हैं कि नवीन स्वरूप का समय गुप्त काल माना जाता है। ये नवीन स्वरूप 4 क्षत्रिय राजवंशों का, किंतु इसका आरंभ ईसा के 200 वर्ष पूर्व ही माना जाता चाहिए। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो 200 वर्ष पूर्व माना जाता है, असल में इस प्रक्रिया के प्रमाण मौर्य वंश के पतन ईसा पूर्व 180 के बाद ही दिखाई देने पड़ने लग गए थे। अतः मानना अधिक युक्ति युक्त है कि वैदिक धर्म का जो स्वरूप हम गुप्त काल में देखते हैं, उसकी तैयारी ईसा के 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ होना शुरू हो गई थी। और यह कब तक चला? ईसा के 300 वर्ष पश्चात तक, यानी ईसवी सन के 300 वर्ष पश्चात तक यह जो धर्म क्रांति थी ये लगातार अनवरत किसी न किसी रूप में चलती रही। अर्थात 5 सदियों तक, 500 वर्ष तक ये एक लंबा कालखंड है। और यही कालखंड हम देखते हैं कि परमार पंवार राजवंश का प्रमुख कालखंड रहा है, जो इसके एक विस्तृत और समृद्ध स्वरूप में हम देखते हैं जो सामने आता है। और वह कालखंड आता है हमारे सामने परमार पंवार राजवंश का, मालवा पंजाब से चलकर मालवा मध्य प्रदेश का जो अवंती क्षेत्र कहलाता था, वहाँ पर आना और साम्राज्य अपना स्थापित करना। और वह कालखंड हम देखते हैं कि विक्रमादित्य का कालखंड यहाँ तक आ जाता है। विक्रमादित्य के जो पूर्वज थे वे संभवतः पंजाब के मालवा से अर्बुद क्षेत्र में आए होंगे, और अर्बुद क्षेत्र से होते हुए राजस्थान के जयपुर कारकोट से होते हुए अवंती जनपद में आए। और यहाँ आने के पश्चात उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया होगा ईसा से 100-200 वर्ष पूर्व। और उनके जो पिता थे, जिन्हें महेंद्रादित्य भी कहा जाता है और गर्दभ भील भी कहा जाता है, उनके बारे में बताया जाता है कि कुछ समय तक वे शकों से हारने के कारण से इस क्षेत्र से बाहर रहे, मालवा से बाहर रहे। लेकिन विक्रमादित्य ने पुनः मालवा पे अपना साम्राज्य स्थापित किया। मालवा ही नहीं, मालवा के बाहर जाके अपना साम्राज्य स्थापित किया, और पुनः परमार पंवार राजवंश को आज का जो मालवा है, जिसके राजधानी उस समय उज्जैनी थी, वहाँ पर स्थापित किया है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो विक्रमी संवत जो प्रारंभ किया है, वो पहले मालव संवत के नाम से था, और विक्रमादित्य को मालव गणाध्यक्ष की पदवी थी। उस समय 18 जो राज्य थे उस समय, जिनको हम गण कहते थे, और उन सब पे विक्रमादित्य का आधिपत्य था, इसलिए गणाध्यक्ष के रूप में। और जो ईसा से 57 वर्ष पूर्व जब इन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया, तब एक सुखी और समृद्ध राज्य उन्होंने स्थापित किया, शासन स्थापित किया, और जनता को सभी प्रकार के करों से, ऋणों से उन्होंने मुक्त कर दिया था, और चक्रवर्ती पद प्राप्त किया, अश्वमेध यज्ञ किया, और अपने नाम से तो बाद में उनके लोगों ने श्रद्धावश फिर इसको विक्रम संवत कहा, लेकिन उस समय अपने क्षेत्र को मान्यता देते हुए मालव संवत प्रारंभ किया था, जो बाद में कालांतर में विक्रम संवत हो गया। ये एक मान्यता जो थी परमार पंवार राजवंश की उत्पत्ति संबंधी एक संक्षिप्त में मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आशा है कि आपको इसमें इतिहास, पुराण और धर्म तीनों के माध्यम से ये बात समझ में आई होगी। और कोशिश अगले जो हमारा रहेगा कि किस प्रकार से परमारों पंवारों का विस्थापन हुआ, किन किन क्षेत्रों में हुआ, और इसके प्रमुख जो राजवंश के जो प्रमुख शासक रहे विक्रमादित्य से लेकर भोज, और भोज के बाद में वो प्रमुख वंशावली पर हम आगे चर्चा करेंगे।
इसके लिए आप क्षत्रिय राजपूत संस्कृति जो यूट्यूब चैनल है उससे देखते रहिए, उसको लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।